गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट टॉपिक की बात करें तो डिटरमिनेंट के अंदर हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि इसमें रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम और रो इंटू कॉलम तीनों ही बेटा पॉसिबल मेरे पास होता है। ठीक है ना, हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था। तो बेटा मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन में आपको उल्टा सोचना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर भैया ऐसे दे रखा है इसका मतलब ये मैट्रिक्स, ये डिटरमिनेंट मेरे इन दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। देखो A1 A2 A1 अल्फा 1 B1 बीटा 1, A1 अल्फा 2 B1 बीटा 2, A3 अल्फा 3 B1 बीटा 3। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था बेटा एक्चुअल में जो ये मेरे पास क्या होना चाहिए था। अब बेटा ध्यान रखना, प्रोडक्ट फॉर्म की जो भी क्वेश्चन होता है जहां पे हमें उल्टा सोचना होता है बेटा, वहां पे मोस्टली आपको दो टर्म ही दे रखी होती हैं, तीसरी टर्म बेटा आपकी कॉमनली जीरो होती है। ठीक है, तो देखो ए अगर मैं करूंगा तो क्या होता है, देखो रो इंटू कॉलम क्या होगा, A11 A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीन टर्म होनी चाहिए। और बेटा यहाँ पे मुझे दो तो दे रखी है बट तीसरी टर्म बेटा मेरी एब्सेंट है। देखो तीसरी टर्म बेटा मेरी एब्सेंट है, मतलब तीसरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये वाला हम क्वेश्चन कर रहे थे, ये सब जीरो हो जाएंगे। हाँ बेटा इधर ध्यान रखिएगा, इधर प्लस की जगह मल्टीप्लाई है, गलती से प्लस हो गया था मल्टीप्लाई, तो बेटा ये पूरा जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो बेटा मेरा आंसर आ गया था। ठीक है ना, अब चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन हम देखें तो बेटा अगला क्वेश्चन आपको ये वाला दे रखा है जो कि बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखो ये मुझे क्या दे रखा है कि दो टर्म्स का ऑलरेडी प्रोडक्ट दे रखा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है ना, बट प्रॉब्लम की बात ये कि तीसरा टर्म बेटा ये वन है, मैं इसे कैसे लिखूं। तो वन के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मेरे पास तीन एंगल्स है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इधर देखो मेरे पास है बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस गामा। ठीक है ना, इधर अल्फा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इधर देखूं, इधर मैं वन की जगह क्या लिखूं कि मुझे इसी टर्म की तरह दो टर्म मुझे मिल जाए। ठीक है ना, देखो ये भी अल्फा था। देखो अब काम की बात कैसे हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे बेटा, देखिए कि हर एक सीक्वेंस में सेकंड टर्म कांस्टेंट है, ये अल्फा ये अल्फा। ठीक है, इधर ये बीटा, इधर ये बीटा, इधर ये गामा, इधर ये गामा। ठीक है, तो पहली टर्म कौन जानी चाहिए, पहली भी अल्फा आनी चाहिए। तो बेटा एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे होना चाहिए कॉल अल्फा माइनस अल्फा, दैट इज कॉस जीरो, जो कि बेटा मेरा वन होता है। इधर क्या होना चाहिए बेटा, कॉस बीटा माइनस बीटा, बीटा माइनस बीटा, और आखिर में बेटा कॉस गामा माइनस गामा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया। तो बेटा अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं, देखो इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो बजाय मैं तीनों की सिर्फ बीच वाले की बात कर लेता हूं। देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, ये तो पहले टर्म का हो गया। तो देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, दूसरे के लिए क्या होगा बेटा, कॉस बीटा साइन बीटा। हाँ जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, देखो ये वाला एलिमेंट कब आएगा, तो काम की बात समझना बेटा, ये वाला एलिमेंट कब आएगा, तो आप एलिमेंट समझना कौन से एलिमेंट कब आएंगे। चाहो तो आप तो इसको पूरा लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप थोड़ा जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड एलिमेंट मुझे कब मिलता है, जब बेटा मैं फर्स्ट रो और सेकंड रो का मल्टीप्लाई करूं। फर्स्ट रो और सेकंड रो का मल्टीप्लाई मतलब आगे मेरे जीरो आना था, तो मैंने लिखा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, सेकंड रो का पहला एलिमेंट कॉस बीटा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन बीटा ये हो जाएगा, सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, साइन बीटा हो जाएगा, साइन अल्फा ये हो गया, साइन बीटा हो जाएगा, और आखिर में बेटा या फिर ये जीरो या ये जीरो, कोई भी जीरो हो सकता है। ठीक है ना, चलो ठीक है। जब मैं अगले की बात करूंगा बेटा, तो बेटा यहाँ पे बजाय अल्फा के इस बार क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा बेटा क्या, गामा आएगा। तो बेटा ये पहली रो का थर्ड रो से मल्टीप्लाई, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस गामा साइन गामा। ठीक है, और उसके लिए कॉरस्पॉन्डेंस अल्फा अल्फा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो बेटा मुझे मेरे पास दो मैट्रिक्स मिल गई, जिसमें से बेटा ये मैट्रिक्स पूरी जीरो, इसका मतलब मेरा रिजल्टेंट आंसर क्या आ गया बेटा, मेरा आंसर आ गया जीरो। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, काम कोई डाउट। कि बेटा कई बार आपसे एग्जामिनर ऐसी मैट्रिक्स पकड़ा देता है जिसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है, बट अगर मैं इसको इस तरह से स्प्लिट अप कर दूं, मतलब दो डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मैं तोड़ देता हूं बेटा, तो बेटा मेरा आंसर बहुत इजीली आ जाता है, क्योंकि मोस्टली केस में बेटा मेरा आंसर केस में जीरो ही बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी स्प्लिट अप हो गया था दो टर्म में, इधर भी देखो दो टर्म में स्प्लिट अप हो गया था। नॉर्मली मैं इसको सॉल्व करने बैठूं बेटा तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं इसको स्प्लिट अप कर दूं तो बहुत इजीली बेटा मेरा आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन में अगर देखता हूं तो मुझसे पूछा गया है भैया इसकी वैल्यू निकालो।
अब बेटा अब काम की बात देखना, ये होल स्क्वायर है, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2x प्लस ax स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बेटा आखिर में क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलेगा, और आखिर में क्या मिलेगा बेटा 1 प्लस 2cx प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो, पहली बात काम की बात समझना, मैंने क्या किया, ये मुझे कब मिला, जब पहली रो इसकी पहली रो इसकी पहली रो, तो बेटा मुझे ये मिला, ठीक है। ये कब मिला, इसकी पहली रो और इसकी दूसरी रो, तो बेटा मुझे सेकंड एलिमेंट मिला। और थर्ड एलिमेंट बेटा कब मिलेगा, सी वाला मुझे ये कब मिलेगा, जब बेटा पहले की पहली रो और बेटा इसकी तीसरी रो। तो बेटा तीनों में कॉमन क्या गया बेटा, बेटा तीनों में कॉमन गया, पहली मेजरमेंट की पहली रो मेरी तीनों में कॉमन आई है, मतलब जो इनके कॉमन एलिमेंट है बेटा वो किसके होने चाहिए बेटा, वो मेरे पहली रो के होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1 2x एक्स स्क्वायर 1 2x एक्स स्क्वायर 1 2x एक्स स्क्वायर बेटा तीनों में कॉमन है, इसका मतलब बेटा ये मेरी पहली रो बन जाएगी। तो देखो 1 2x एक्स स्क्वायर बेटा मेरी पहली रो बन गई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसको हटा दो, अब कौन बचा बेटा, अब बचा बेटा 1 a स्क्वायर, तो बेटा ये मेरी सेकंड रो की सेकंड मेजरमेंट की पहली रो बनेगी, इसका ए बी बी स्क्वायर दूसरा, और इसका ए सी सी स्क्वायर बेटा तीसरा। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से बहुत इजीली बेटा हम क्वेश्चन को बचा के निकल गए। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे पास 3 टर्म थे, मैंने तीनों तरफ को स्प्लिट अप कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा तोड़ने का तरीका सीखना है कि जो मेरा कॉमन है वो पहली रो में आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इधर भी देखता हूं तो कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा बेटा और इसमें भी आएगा, मतलब कॉस अल्फा और साइन अल्फा बेटा मेरी पहली रो होगी पहले डिटरमिनेंट का, ठीक है ना। और जो बचा हुआ एलिमेंट है बेटा वो मेरी सेकंड रो डिटरमिनेंट की सेकंड वो बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसका क्या बचा था बेटा, बचा कॉस बीटा और साइन बीटा, तो बेटा ये सेकंड डिटरमिनेंट का सेकंड रो बन जाएगी क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट है। और जो अगले में कॉस गामा साइन गामा बेटा वो सेकंड डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो मुझे मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो तोड़ना बेटा इंपॉर्टेंट है कि आप तोड़ पाते हो या नहीं तोड़ पाते। अब सर इसका आंसर तो हम जानते हैं, क्लियर हुआ नहीं हुआ? 2 बेटा यहां से कॉमन निकल गया, 2 बाहर निकल गया। याद है तरीका करने का तरीका क्या था बेटा हमारे पास? हाँ जी, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो 1 माइनस एक्स माइनस 1 वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इधर बेटा सेम हो जाएगा, बी माइनस ए माइनस बी बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए। क्लियर? हाँ, एक्स माइनस वाई आएगा बेटा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो बेटा ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। बेटा अगर मैं इसको सीधी सिंप्लाई करने का ट्राई करता बेटा तो बेटा ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला था, जिसको सॉल्व करना बेटा मेरे लिए बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ काम की बात? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा अगर मैं देखता हूं, देखो अगला क्वेश्चन बेटा मुझे दे रखा है ये वाला, 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा डेल्टा 2 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा अल्फा। बेटा ये मुझे बेटा एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। अब काम की बात ये है इसको मुझे सिंप्लीफाई कैसे करूं, ठीक है ना। हाँ जी बेटा, बेटा अगला भी आगे भी मुझे दे रखा है, सिमिलरली बी मुझे दे रखा है, बी मुझे दे रखा है 2 अल्फा प्लस बीटा दिस दैट दिस, ठीक है। सिमिलरली बेटा मेरे पास सी भी आएगा विद अल्फा बीटा विद न्यू अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो बेटा मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc ऑप्शन मुझे दे रखा है, ए की पावर 91 प्लस बी की पावर 38 माइनस सी की पावर 92 इजिकल टू एबीसी की पावर 54, लास्ट में cos x टू द पावर a प्लस cos y टू द पावर a प्लस cos z टू द पावर a इजिकल टू cos z cos x प्लस cos y टू दी पावर abc, और एन में बेटा डी। बेटा ये तो क्वेश्चन बच्चा देख के ही छोड़ देगा, इस क्वेश्चन को तो बच्चा देख के ही छोड़ देगा। क्लियर? तो सर मैं कैसे करूं, तो सर मैं कैसे करूं, क्योंकि देखो जैसे उसने एबीसी का बनाया, देखो बेटा डिफरेंस क्या किया एबीसी में, देखो एक बार हम देख लेते हैं। देखो ये दोनों का सेम, ये अल्फा बीटा गामा सभी का सेम। इधर क्या किया बेटा, इधर था मेरा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बेटा इधर क्या आ गया गामा अल्फा बीटा डेल्टा, गामा अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है ना। इधर क्या था, देखो इधर मेरा अल्फा बीटा बाहर था, इधर बेटा मेरा ये वाली टर्म बाहर है, देखो ये वाली टर्म बेटा मेरी बाहर है, ठीक है। इधर बेटा मेरा ये वाला बाहर था,
देखो दोनों में, तो बेटा इधर बेटा मेरा ये वाला बाहर है दोनों में। क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि आप इनमें ऑब्जर्व कर पाते हो। तो ये चीज बेटा मेरे तीनों में आ रही है, देखो दिख रहा है, ये चीज बेटा मेरे तीनों में आ रही है। देखो इधर ये भी और इधर ये भी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। चलिए, तो बेटा एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे किया होगा, क्या किया होगा। तो पहली बात तो बेटा अगर मैं देखता हूं तो मैंने आपसे कहा था कि भैया प्रोडक्ट होगा तो रो इनटू कॉलम होगा, जो भी होगा। तो देखो ये मुझे 2 बार सेम मिला, ओके, फिर ये मुझे 2 बार इधर भी सेम मिला, ये दोनों मेरे सेम मिले, और जो भी है मतलब ये इसके और इसके सिमेट्रिक है। ओके ओके ओके, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कैसे सोचे कैसे सोचे कैसे सोचे। तो बेटा पहली बात तो मैं इतना समझ गया कि बेटा पहला एलिमेंट जो बेटा मुझे दे रखा है वो दे रखा है 1। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए बेटा तो ध्यान रखना, स्प्लिट अप करने वाला कॉन्सेप्ट, मगर अगर किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर टर्म्स के अंदर 2 3 4 टर्म अगर दे रखी है तो दिमाग लगाना, हो सकता है वो 2 टर्म को स्प्लिट अप करके उसने बनाया हो। ठीक है, अब पहली बात बेटा जो यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक हमें लगता है कि बेटा जो पहला वो मेरे पास मिलेगा, ये 2 आया, कांस्टेंट आया है। मतलब पहला एलिमेंट मुझे कब मिलता है? देखो पहला एलिमेंट मिलता है, मुझे मिलता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो दोनों की अगर मैं पहली रो का मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा मेरा पहला एलिमेंट आएगा, और बेटा वो मुझे दे रखा है 2। तो मुझे 2 कैसे मिल सकता है बेटा? 1 प्लस 1 प्लस 0 लिख सकता हूं। तो देखो मैंने पहली रो लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर भी 1 प्लस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, कैसे करके मैं ये चीज लेके आऊं। तो देखो इधर में मैंने कहा ना कि 1, तो इंटू 1 ये, और बेटा इसका ये इंटू 1। ठीक है, मतलब सेकंड रो मेरा रो होगा जो, वो क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस बेटा। बेटा मैंने ये क्यों लिया बेटा? क्योंकि बेटा मुझे, अच्छा मुझे पहले इसका ले लेते हैं, हाँ इसका ले रहे थे हम, इसका ले रहे थे क्योंकि बेटा मुझे ये वाला अरेंजमेंट बनाना है। देखो ये वाला, तो मैंने अल्फा बीटा लिया। अगर मुझे ये वाला बनाना होता बेटा तो मैं बेटा इन दोनों को लेता, इसको और इसको पेयर करता, और बेटा इसको और इसको पेयर करता। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो बेटा पेयरिंग इंपॉर्टेंट है कि पेयरिंग मैं कैसे करूंगा। तो क्योंकि करना कैसे बेटा, सोचना पड़ेगा कि सर मुझे ये अरेंजमेंट कैसे करना है। मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूं, सिंपल सी बात है कि ये चीज मुझे वापस से मिली, इसका मतलब पहली बात तो मेरी पहली रो हो गई 1 1 1 1 1 1 और आखिर में 0 1 1 1 0। ठीक है, उसके बाद ये कैसे मिलेगा? 1 इंटू समथिंग और 1 इंटू समथिंग। क्लियर? इसका मतलब ये मेरी सेकंड रो बन जाएगी, प्लस 0 होने वाला है। तो बेटा ये मेरा सेकंड कॉलम की सेकंड रो बन गई, तो लिखे अल्फा प्लस बीटा, गामा प्लस डेल्टा और 0। ठीक है, और ये मुझे क्या देगा बेटा? ये मुझे थर्ड रो देगा, ये मुझे अपनी थर्ड रो देगा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा। ये बेटा इसने मुझे बेटा मेरी थर्ड रो दे दी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट बेटा अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूं कि भैया मेरा आंसर यही आएगा नहीं आएगा। तो बेटा एक बार हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। कैसे बेटा? हम अपना सेकंड एल रो को भी जनरेट कर लेते हैं कि जो अभी हमने ये जो रो बनाई, अगर वही रो बेटा इसके थ्रू मेरी बन जाती है, सेकंड एलिमेंट के थ्रू ही मुझे वही आउटपुट मिलते हैं, तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहली बात तो बेटा मैं जानता हूं कि मेरे पास जो रो थी ये 1 1 0 था, और इधर जो बनी बेटा उधर क्या बना? 1 1 0, अल्फा प्लस बीटा, इधर गामा प्लस डेल्टा, और आखिर में 0 आया। ठीक है ना, आखिर में 0 आया। ठीक है, और आखिर में अल्फा बीटा, गामा डेल्टा और ये 0। ठीक है, अब पहले का पहले से किया, अब मुझे बेटा इस रो सेकंड रो का इसके पहले रो से होगा, तो मुझे यही मिला। इसका मतलब इसका एलिमेंट अल्फा प्लस बीटा होगा, नहीं होगा? और दूसरा क्या होगा बेटा? दूसरा होगा बेटा अल्फा बीटा प्लस गामा, और आखिर में 0। अच्छा, अब काम की बात समझना बेटा, काम की बात समझना। थोड़ा सा मैं बड़े में लिख देता हूं इसको, 1 1 0। तो बेटा इधर मैं देखता हूं तो बेटा अल्फा प्लस बीटा, मतलब इधर भी मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और गामा प्लस डेल्टा होना चाहिए। ठीक है, बट वो है कि नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। कैसे सोचना पड़ेगा सर? वो कैसे सोचूं मैं, वो कैसे सोचूं? अब बेटा देखो, अब ये मुझे बताएगा सेकंड कॉलम, सेकंड एलिमेंट मेरा जो बन रहा है कि इधर मैं क्या लूं सेकंड एलिमेंट। अगर मैं इधर अल्फा प्लस बीटा लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा मुझे बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बना देगा, जो कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस गामा है ना, और बीटा प्लस डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब इधर क्या आएगा? इधर मेरे पास मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस, हाँ ओके, नहीं नहीं मैं ऊपर वाली रो दे रहा था, हाँ
अल्फा प्लस बीटा एंड गामा, अल्फा प्लस गामा, ये मुझे सेकंड रो देख रहे थे हम, ऑब्वियसली बात है। हाँ जी, तो बेटा इसका मुझे ये सेकंड एलो मिल रहा है, इसका मतलब मैं अगर अल्फा प्लस बीटा लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, मुझे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मिलेगा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर मिलेगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। तो बेटा मैं उल्टा रखूंगा, मैं इधर रखूंगा गामा प्लस डेल्टा, इधर रखूंगा बेटा अल्फा प्लस बीटा, और इधर बेटा जीरो। क्यों बेटा सर, क्यों सर, क्यों? क्योंकि पहले क्या होगा, दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस डेल्टा। उसके बाद दिस फंक्शन इनटू दिस फंक्शन, फिर से अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस डेल्टा। तो बेटा मुझे ये फंक्शन एलिमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब देखना, अब अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो देखो मुझे ये मिली नहीं मिली, आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर इसके मल्टीप्लिकेशन से मुझे ये वाला रो मिल जाता है, इसका मतलब ये वाली कॉलम मेरा सही है। तो देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, क्या पहला एलिमेंट मिला, अल्फा इंटू बीटा और गामा इंटू डेल्टा मिल गया। दूसरा गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, गामा इंटू डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब बेटा ये मेरी सेकंड रो हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा इतना मेहनत करने का पर्पस क्या था बेटा, इतना मेहनत करने का पर्पस ये था कि मैं एक बार कंफर्म हो जाना चाह रहा था कि ये जो मैट्रिक्स है बेटा, ये मेरा इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। और अगर ये इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और इसकी वैल्यू कितनी, जीरो। इसका मतलब ए मेरा कितना आ गया, जीरो। क्या समझ में आया, नहीं आया? मैंने पहले भी कहा था कि ये क्वेश्चन दिखने में, मतलब ये क्वेश्चन अगर किसी को दे देना, बच्चा देख के छोड़ दे, उसके प्राणी सूख जाएंगे, सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने। क्योंकि पहली बात तो अल्फा बीटा डेल्टा गामा, चार चार चीज बच्चा ढेर, ठीक है। अब वो बेटा सोच नहीं पाता कि भैया मुझे यहाँ पे उल्टा सोचना है मल्टीप्लिकेशन। देखो मैंने कहा ना कि हमारे काम में जेई में मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा हमारा उल्टा सोचना ज्यादा काम आता है, कि हम उल्टा उसको सोच सके। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा ए भी क्या आया, जीरो, बी भी मेरा क्या आएगा, जीरो, और बेटा सी भी मेरा क्या आएगा, जीरो। तीनों मुझे क्या मिलेंगे बेटा, जीरो। अगर मेरे तीनों जीरो, तो देखो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू 3 जीरो, ये मेरा सही है। जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। कॉस की पावर जीरो, कॉस की पावर जीरो और कॉस की पावर जीरो, तो ये तो आ गया बेटा 3। इधर क्या आया, ये कॉस कॉस जेड और समथिंग, ये बेटा हो गया जीरो, तो बेटा इज इक्वल टू समथिंग की पावर जीरो कितना होता है, 1। तो बेटा मुझे मिलेगा cos z, जो कि सही नहीं है। तो बेटा ये आंसर नहीं हुआ, तो मेरा आंसर क्या हुआ, ए एंड बी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मेरा आंसर हो गया ए एंड बी, सी नहीं होगा बेटा, मेरा क्या आंसर होगा, ए एंड बी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? सभी को क्या समझ में आया, नहीं आया? तो बेटा देखो उल्टा सोचना कितना हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मली करने बैठूं तो बेटा क्वेश्चन बच्चा देख के ही छोड़ देगा, ये कितना हॉन्टेड क्वेश्चन है। बट अभी आपने किया, तो अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सोच पाया तो बेटा मेरे लिए क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी मैं आपको बोर्ड पे नहीं पढ़ा पा रहा, तो थोड़ा आपको वीडियो बेटा 2 बार देखनी पड़ेगी, ये जो मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन किया था, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन को समझने के लिए वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा। देखो मैंने वापस एक बार और समझा देता हूं, इधर 2 था, अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, ठीक है। और इधर क्या था बेटा, इधर मेरे पास था ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। हाँ जी, इधर मेरे पास था, हाँ किधर गया बेटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। तो बेटा मैंने इसको इस तरह से तोड़ दिया था, पहले पहले का रो अरेंजमेंट, उसके बाद दूसरे का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और बेटा तीसरे के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो पहला रो, उसके अंदर मैं थोड़ा सेकंड एलिमेंट को, तो सेकंड एलिमेंट पे इधर अल्फा बीटा गामा डेल्टा आना चाहिए, तो पहले मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिया, बट जब मैं सेकंड रो को बना, सेकंड एलिमेंट को बनाने लगा बेटा, तो मुझे रुक गया, क्योंकि सेकंड एलिमेंट में अगर मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेके करता हूं तो अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अल्फा बीटा का मल्टीप्लिकेशन गामा डेल्टा से, तो बेटा मैं अल्फा बीटा के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या रखूंगा, गामा डेल्टा, और बेटा गामा डेल्टा के कॉरेस्पॉन्डेंस रखूंगा बेटा अल्फा बीटा, जिससे कि मल्टीप्लाई होके मुझे वो 2 इंटू अल्फा बीटा गामा बदल सके। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से बेटा मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। दिखने में हॉन्टेड, करने में कॉन्सेप्ट अगर मैं लगाऊं तो 2 स्टेप में बेटा मेरा फाइनल आंसर आ गया था, बल्कि मल्टीपल चॉइस में क्लासिक क्वेश्चन लग रहा था हमें, और बहुत लेंथी लग रहा था, सर ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, फिर सॉल्व करो, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है बेटा, इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, ठीक है। अब बेटा मुझे दे रखा है 3 1 प्लस अल्फा 1
प्लस 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 1 प्लस अल्फा 1 दिस दैट, ठीक है बेटा, ये मुझे दे रखा है और इजिकल टू बेटा मुझे ये दे रखा है, आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा जब मैं इनकी वैल्यूज को डालूंगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे ये, इसका मतलब जब मैं डालूंगा तो बेटा यहाँ पे 3 एलिमेंट हो जाएंगे। कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 3, ठीक है। तो एक बार हम लिख लेते हैं, ये भी 3 में तोड़ दिया मैंने, 1 था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो बेटा सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकें तो मैंने कहा था देखो ये वाले 3 और ये वाले 3 सेम जा रहे थे, याद है, मिरर इमेज जा रही थी, और बेटा सेम हमारे इधर भी हो रहा है, इन तीनों का और इन तीनों का देखो मिरर इमेज मुझे फिर से मिल रही है, मिल रही है नहीं मिल रही, ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो पहली बात तो पहले 1 तो 1 1 1 1 1, ठीक है। दूसरे में क्या मिलेगा? पहले 1 है तो 1 से सीधा 2 होगा, तो यहाँ पे 1 अल्फा बीटा, और तीसरे बेटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद पहला रो मुझे क्या मिलेगा? जब इसका पहली सेकंड रो इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, इसी का मल्टीप्लाई सेकंड से होगा बेटा तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बेटा इसका जब इससे होगा बेटा तो 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो बेटा यहां से बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा? मैंने इसको स्प्लिट अप कर दिया। क्या कर दिया? इसको स्प्लिट अप कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू बेटा, हाँ जी, कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बेटा मैं कैसे निकालूं? पहली बात तो बेटा अगर मैं आपको याद हो तो बेटा ये मेरी मैट्रिक्स थी, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर मैं अगर ध्यान से देखूं तो देखो ये रो तो पूरा मेरा, अच्छा पहली बात तो बेटा स्क्वायर मेरा इधर है तो इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये समझ लो क्या कर दिया? ट्रांसपोज कर दिया, घुमा दिया, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैं a को 1 कर दूं तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, होगा नहीं होगा? और ये b स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज की बात करता हूं तो ये दोनों मेरे 1 हो गए, ट्रांसपोज होने का ये कॉलम 1, ये कॉलम 1, ये अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो बेटा a हो गया मेरा 1, b हो गया मेरा अल्फा और बेटा c हो गया मेरा बीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, दोनों में से आएगा तो बेटा होल स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? क्या कोई डाउट? अब मुझे अगर मैं बेटा इसको अपने गिवन आंसर से कंपेयर करूं बेटा तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया बेटा? मेरा आंसर आ गया 1, तो k इज इक्वल टू 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा फिर से क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो देखो काफी हैवी क्वेश्चन जो काफी बल्कि लग रहे थे, लेंथी लग रहे थे बेटा, वो हमने इजीली पास आउट कर लिए सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा जाना इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करके दे दिया तो आप उसको तोड़ोगे कैसे कि भैया ये किन दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? क्लियर बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको एफ एक्स दे रखा है कॉस, देखो डबल स्टार मार रखा है मैंने, कॉस एक्स प्लस एल्फा, कॉस एक्स प्लस बीटा, कॉस एक्स प्लस गामा, साइन एक्स प्लस एल्फा, साइन एक्स प्लस बीटा, साइन एक्स प्लस गामा, साइन बीटा माइनस गामा, साइन गामा माइनस एल्फा, साइन एल्फा माइनस गामा। एफ ऑफ 2 बेटा आपको 5 दे रखा है, देन आपको निकालना है r इज इक्वल टू 1 to 20, एफ ऑफ r 110, मुझे ट्रू और फॉल्स निकालना है। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब बेटा मैं x को चेंज कर रहा हूं, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 अप टू बेटा मुझे 20 तक सबको एड अप करना है और बेटा मुझे 110 पूछा हुआ है। बताओ ये आंसर आएगा या नहीं आएगा? एग्जामिनर ने मुझे सिर्फ एफ ऑफ 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा? एफ ऑफ 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। बेटा देखिए क्वेश्चन पे जरा जाते हैं। पहली बात तो बेटा क्वेश्चन जब हम अभी तक हम देखो लगातार हमने क्वेश्चन क्या देखे, मल्टीप्लिकेशन वाले देखिए कि भैया मैं स्प्लिट अप करता था, दो मेरे पास बनते थे A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाली फॉर्म बनती थी। तो बेटा कॉमनली वो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था। अगर वहां पे 3 की जगह 2 टर्म मिल रही है, जब 3 थे तो हमारे ऑलवेज आंसर निकले थे, जब वहां पे 3 की जगह 2 टर्म थी बेटा तो बेटा मुझे ऑलवेज आंसर 0 मिला था। क्या मिला था बेटा? मुझे ऑलवेज आंसर 0 मिला था। अगर बेटा मैं इसको ओपन अप करता हूं तो पहली बात तो बेटा बच्चा सोचता है, अगर वो इस पे कमांड रखता है तो वो सोचेगा कि सर अगर मैं ओपन करता हूं तो बेटा A1 A2 B1 B2 मुझे मिलेगा, हर एक टर्म में मिलेगा। इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है ना। और बेटा एक चीज अभी आपने ऑब्जर्वेशन से देखी कि जब जब मैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में दो दो मुझे एलिमेंट मिल रहे थे, इसका मतलब एक मैट्रिक्स का आखिरी रो पूरी 0 थी और 0 होते बेटा पूरे का वैल्यू बेटा 0 हो जा रही थी। और अगर एफ ऑफ एक्स बेटा मेरा 0 हो गया बेटा तो बेटा एफ ऑफ 2 भी बेटा 0 होगा, जो कि मुझे ऑलरेडी 5 दे रखा है। तो पहली बात तो ये वाला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे आपको इधर से एंट्री मिलेगी कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आगे जाके कहीं ना कहीं ये मल्टीप्लिकेशन से नहीं टकराएगा।
कुछ ना कुछ ये गड़बड़ कर देगा कि आपकी दो मैट्रिक्स का परफेक्टली मल्टीप्लिकेशन नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो पैटर्न सही चल रहा है, ठीक है, बट आखिरी बंदे ने घुमा दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आखिरी में पहले कॉस फिर साइन फिर ये साइन दे दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो भी सकती है और बच भी सकता है, ठीक है, बट गड़बड़ तो होगी क्योंकि मुझे दिखा हुआ है f(2 = 5). इसका मतलब ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नहीं, अगर प्रोडक्ट होता तो पक्का वहां पे कोई ना कोई टर्म जीरो होती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर मैं फिर कैसे करूं, फिर कैसे करूं? बेटा ध्यान रखना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार ये सोच लेना कहीं ऐसा तो नहीं है। देखो अगर मैं वैल्यूज डालता हूं तो cos1 प्लस अल्फा की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, cos2 प्लस अल्फा की वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। तो बेटा एक बार आप ये सोच लेना कि कई बार क्या होता है, आपका फंक्शन जो होता है वो कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है ना। आपने, हाँ जी, अभी आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा, कई बार आपको फंक्शन बहुत टिपिकल दे रखा होता है और समेशन में पूरा होता है f(2) दे रखा होता है। बट ध्यान रखना, कभी भी हमने फंक्शन के अंदर, ये फंक्शनल इक्वेशन में भी दे रखा होगा, अगर आपको f(2) दे दे और फंक्शन किसी भी टर्म में दे दे, मतलब कोई डिटरमिनेंट में दे दिया, मैट्रिक्स में दे दिया, या कुछ और कोई गंदा सा फंक्शन दे दिया, ठीक है, जिसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल है और उसमें आपने एग्जामिनर ने सबमिशन लगवा दिया, ठीक है, तो बेटा सोचना, ये ध्यान रखना, हो सकता है देखो दो चीज होगी, या फिर तो कोई पैटर्न बनेगा या फिर बेटा वो कांस्टेंट फंक्शन निकलेगा, इसी वजह से सभी वैल्यूज की बेटा मेरी वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा इधर मेरा पैटर्न बनना बहुत टिपिकल है। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर 1 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा, 3 प्लस अल्फा, बेटा उसको जोड़ना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। कॉस की सीरीज में 1 प्लस अल्फा 2 कॉस 2 प्लस अल्फा बहुत मीनिंगलेस होता है, ठीक है ना। इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। तो बेटा इसलिए सबसे पहले एक काम करा करो इन क्वेश्चन में कि अगर मुझे एफ ऑफ समथिंग दे रखा है, ठीक है, समेशन मुझे पूछा है और एफ ऑफ एक्स बहुत गंदा फंक्शन है, तो उसको डिफरेंशिएट एक बार कर लो, हो सकता है वो मुझे जीरो वैल्यू दे दे। बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा देखो तो मुझे क्या मिलेगा, पहली बात तो माइनस, ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस दिस, माइनस कॉस अल्फा प्लस गामा, माइनस कॉस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा, और माइनस कॉस साइन प्लस बीटा, ठीक है, माइनस कॉमन आ गया, दो रो से सीधे जीरो, सीधे जीरो। अच्छा, फिर ये डिफरेंशिएट होगा, पूरा कॉस बन जाएगा, दो रो सेम फिर से जीरो, ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, दो रो सेम फिर से जीरो, और आखिर में ये डिफरेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी जीरो, इसका मतलब तीनों क्या आ गए, जीरो। इसका मतलब एफ डैश क्या आ गया बेटा मेरा, जीरो। एफ डैश का मतलब एफ एक्स मेरा कांस्टेंट, इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 इक्वल टू 5। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। यहाँ पे जो सोचने वाली चीज थी बेटा वो यही थी कि क्वेश्चन टिपिकल है, तो ध्यान रखना। और डिफरेंशिएट बेटा मुझे बढ़ना नहीं है कि डिफरेंशिएट बढ़िया ना है कि बहुत गंदा डिफरेंशिएट हो रहा है, डिफरेंशिएट आपको दिख जाएगा कि भैया एक झंडू खेल है। अगर आप एक बार सोच लो ना कि भाई कॉस और डिफरेंशिएट कितना होता है, साइन, साइन साइन कट गए, आंसर जीरो। साइन का कॉस, कॉस कॉस गायब, दो रो सेम, आंसर जीरो। आखिर में कांस्टेंट पूरा जीरो, तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, आंसर इज जीरो। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, मतलब 20 जोड़ना है तो 20 into 5 is equal to 100। स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको एग्जामिनर ने दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और मुझे दे रखा है बेटा ए बी सी 1 1 1 1 1 1 और बेटा इज इक्वल टू 0 वेयर 1 is x a is not equal to 1, b is not equal to 1, c is not equal to 1। अब बेटा एग्जामिनर आपसे बोल रहा है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ जी ट्रू होगा या नहीं होगा, ये बेटा आपसे पूछा है ट्रू और फॉल्स। क्या पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब बेटा देखिए, मुझे ये टर्म मुझे निकालना है, ट्रू मुझसे पूछा है, ठीक है। एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा, 1/1 माइनस ए, एफ ऑफ बी का मतलब 1/1 माइनस बी, और एफ ऑफ सी का मतलब 1/1 माइनस सी। अच्छा, और मुझे बेटा दे रखा है कि ये इसकी वैल्यू जीरो है, तो बेटा पहली बात तो ये मुझे गिवन है और ये मुझे निकालना है, तो बेटा पहली बात तो बेटा मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी मैं एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि मुझे ना तो ए पता है, ना बी पता है, ना सी पता है, ठीक है ना। एक बात मैं आपसे और बोल रहा हूं बेटा, कभी भी ऐसा हो तो ट्राई करो कि फंक्शन एबीसी, देखो एक इक्वेशन से बेटा तीनों चीज नहीं निकल पाएंगी, एक इक्वेशन से तीनों चीज नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। तो दिमाग ये लड़ाओ कि कैसे भी करके ये ट्राई करो कि अपने जो क्वेश्चन गिवन कंडीशन मुझे दे रखी है वो मेरे क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जो मुझसे पूछा हुआ है वो उस फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट कर दूं बजाय उसको भरने के। क्लियर हुआ नहीं हुआ?
तो मुझे दे रखा है देखो 1 माइनस एक्स, तो मैं क्या करूंगा, कैसे भी करके 1 माइनस एक्स ले आऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कर दिया C1 पे C1 माइनस C2 और C2 को बोल दिया बेटा C2 माइनस C3, ठीक है ना। तो बेटा जब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो मैंने किया C1 माइनस C2 तो A माइनस 1, 1 माइनस B और 0, ठीक है, और C2 कर दिया C2 माइनस C3, 0 B माइनस 1, 1 माइनस C और आखिर वाला एज इट इज बेटा 1 1 1, ठीक है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या करता हूँ सिंप्लीफाई, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो बेटा A माइनस 1 ब्रैकेट में B माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 माइनस सी, उसके बाद 0 एज इट इज, और आखिर में बेटा 1 इंटू 1 माइनस बी 1 माइनस सी इंटू में 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, हुआ नहीं हुआ बेटा। अब अगर बेटा पूरे फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो मुझे क्या मिला, a माइनस 1 b माइनस 1 इंटू सी प्लस a माइनस 1 c माइनस 1 प्लस b माइनस 1 c माइनस 1। क्यों लिया बेटा, मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब काम की बात बेटा मेरे यहां से स्टार्ट होती है। मेरी काम की बात क्या है कि मुझे चाहिए था 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी। ओके, और मुझे यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस, अगर माइनस में सभी में से कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ए 1 माइनस बी इंटू सी प्लस 1 माइनस ए 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस बी 1 माइनस सी। याद है मैंने बोला था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मुझे 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी चाहिए तो पूरे फंक्शन का जो मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा था, अगर मैं ए बी सी डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी अपॉन ए बी सी 1 बाई सी, बी सी अपॉन ए बी सी 1 बाई ए सी अपॉन ए बी सी 1 बाई बी। मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका मतलब बेटा मैं इस पूरे फंक्शन का 1 माइनस ए 1 माइनस बी और 1 माइनस सी से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे मिल जाएगा सी अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, वो तो यहीं पे हम कॉमन ले सकते थे, ठीक है ना। तो माइनस की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, माइनस लेने पे बेटा ये मेरा 0 है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब काम की बात बेटा, ये तो मुझे मिल गया बेटा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, ये एफ ऑफ ए। प्रॉब्लम ये कर रहा है बेटा, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं। ठीक है, तो बेटा इसको आपको फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, मुझे ऊपर ऊपर 1 चाहिए तो कैसे लाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे बेटा -1 और +1 कर देता हूँ तो बेटा ये क्या दे देगा, मुझे 1 दे देगा। ठीक है, और ये क्या दे देगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी देगा, देगा नहीं देगा। इसका मतलब बेटा मुझे मिल जाएगा कुछ ये आंसर मिलेगा। उसका बेटा माइनस कॉमन आते बेटा मेरा कट गया, मुझे मिला एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने क्या किया, जो गिवन कंडीशन मुझे दे रखी थी उसको मैंने अपनी डिजायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बेटा, फॉल्स होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने फॉल्स बोल दिया है, एग्जाम में बेटा ये ऑप्शन में भी आ सकता है कि बताओ इसकी वैल्यू मेरी क्या होगी। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा डिटरमिनेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, अगर आप उसे बट प्रैक्टिस थोड़ा मांगता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए बेटा, इसके अगली हेडिंग है बेटा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, समझ लीजिए इसके इसमें से कुछ मतलब ये पूरा टॉप जो चैप्टर बेटा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा आपका यही है, ठीक है ना। और इसमें से भी एक पर्टिकुलर पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पार्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बहुत लेंथी है बट इसमें से भी कौन सा पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। थोड़ा बहुत हमने याद हो तो मैट्रिक्स के अंदर भी पढ़ा था कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो बेटा वहां पे हमने स्टार्टिंग की थी डेल्टा से। ठीक है, हमने पढ़ा था कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, उसके बाद वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, याद है ना, ट्राइवल नॉट ट्राइवल, वो सब चीजें बेटा हमने पढ़ी थी। ठीक है ना, तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेटा पहली बात तो बेटा हम कोई भी इक्वेशन है उसके दो पार्ट होते हैं, या फिर तो फंक्शन का सॉल्यूशन होगा या सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो बेटा मैं उसको बोलूंगा इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन है बेटा, तो बेटा मैं उसको बोलूंगा कंसिस्टेंट, मतलब सॉल्यूशन है। ठीक है ना, क्या बोलूंगा, कंसिस्टेंट। क्लियर, क्या समझ में आया नहीं आया, मतलब सॉल्यूशन नहीं होना इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होना कंसिस्टेंट। ठीक है, अब बेटा इसके मैं फिर से बेटा दो पार्ट डिवाइड कर देता हूं, फिर से दो पार्ट। पहला किस होगा बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बेटा दूसरा होगा एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन, कि या फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर बेटा मेरे पास वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, बेटा इसको बेटा हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा यूनिक में बेटा मेरे पास दो केस आ जाते हैं। पहला केस जब सभी सॉल्यूशन जीरो हों, सभी आंसर जीरो, याद है ना डेल्टा वाला, x x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 0, याद है ना, हमने चार केस बांटे थे, दो इधर दो इधर,
डेल्टा 0 था, पहले केस में डेल्टा 0 नहीं था। अगर डेल्टा 0 था, याद है ना, तो हमने बोला था दो ही पॉसिबिलिटी, या फिर तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर डेल्टा 0 नहीं था तो फिर से बेटा दो केस थे, या फिर तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, या x y z यूनिक सॉल्यूशन। याद आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चार केस बांटे थे तो बेटा वही केस हमने यहाँ पे बांटे। पहली बात तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, जो ये वाला केस था मेरा डेल्टा 0 होने पे। और नॉट डेल्टा 0 होने पे बेटा ये वाला था ऑल 0 और नॉट ऑल 0, मतलब उनमें से कोई एक 0 नहीं होगा। क्लियर? अब बेटा वहां पे मैंने आपसे एक बात और बोली थी, ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोला था? ट्राइवल सॉल्यूशन। पहली बात तो मैंने बोला ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है तो ही बात करूंगा। ट्राइवल की मैं कब बात करूंगा? जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब से ट्राइवल होता क्या है? अगर सभी सॉल्यूशन 0 हो गए तो ट्राइवल होगा, बाकी सभी केस में नॉन ट्राइवल हो जाएगा। तो ये वाला 0 नॉट ऑल 0 नॉट ट्राइवल हो जाएगा, इनफाइनाइट भी क्या हो जाएगा? नॉट ट्राइवल हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना भी एक सॉल्यूशन होता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो बेटा सबसे बेसिक की बात करते हैं, सबसे बेसिक 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 बिल्कुल बेसिक लीनियर की बात करते हैं एक वेरिएबल की, ठीक है। अगर मान लो बेटा मेरे पास ax इक्वल टू बी है, क्या है? ax इक्वल टू बी। तो बेटा मैं इसको दो तरह से पढ़ूंगा, या फिर तो मैं बोलूंगा इसको इस तरह से, या फिर बेटा मैं चाहूं तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूं x इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है ना। बट बेटा जैसे ही मैंने इसको इस फॉर्म में बोला तो मैंने बोल दिया ए मेरा 0 नहीं होगा, ए मेरा 0 नहीं होगा, इधर ए 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर बेटा ए मेरा 0 है तो मैं इस तरह से थिंक करूंगा, अगर ए 0 नहीं है तो बेटा मैं इसको इस तरह से सोचूंगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो तो पहला केस बेटा जब ए मेरा 0 नहीं था, ये 0 नहीं है, तो अब इसमें दो केस, ए की बात हो गई, अब कौन बच्चा? बी। पहला बात तो ए अगर बी 0 हो जाए तो बेटा एक्स को भी 0 होना पड़ेगा, तो क्या हो गया? ट्राइबल सॉल्यूशन। और अगर मान लो एक्स 0 होने से नकार दे, इसका मतलब एक्स भी 0 नहीं होगा, एक्स की कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, तो बेटा वो हो जाए कोई यूनिक सॉल्यूशन, मतलब नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला केस हमारा क्लियर, दोनों में आंसर निकल रहा है, तो बेटा ये हो गया मेरा कंसिस्टेंट। क्लियर? अब इधर बात करते हैं, अगर मेरा ए 0 हो जाता है तो बेटा 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी, तो बेटा एक्स को मैं कुछ भी रखूं बेटा मेरा आंसर 0 ही आने वाला है, पहली बात तो। बट अगर एग्जामिनर में एक्स को मैं कुछ भी रखूं मेरा आंसर 0 ही आने वाला है, तो अगर एग्जामिनर ने बी को भी 0 बोल दिया, मतलब एक्स 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो बेटा एक्स इक्वल टू आर, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब नॉन ट्राइवल और कंसिस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है ना। बट अगर बी 0 होने से नकार दे, मतलब 0 इंटू एक्स इक्वल टू बी, और बी 0 नहीं है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा? नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला बेटा हम केस देखते हैं, दो वेरिएबल की बात करते हैं, किसकी? दो वेरिएबल की बेटा। बेटा दो वेरिएबल का मतलब a1x प्लस b1 a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। बेटा दो वेरिएबल का मतलब बेटा टू स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है बेटा? टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपने देखा होगा इनका मीनिंग क्या होता है, या फिर जो सॉल्यूशन निकलेगा तो लाइंस कट करेंगे, अगर पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और अगर कॉन्सेक्ट कर गए तो बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो बेटा पहला केस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, वन सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट हो गए। अगर मैं बोलता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो बेटा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? पैरेलल लाइंस हो जाएगी। पैरेलल लाइंस का मतलब बेटा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर बेटा मेरे पास होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका मतलब बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दूसरा कंसिस्टेंट, और तीसरा नॉन ट्राइवल। क्योंकि सॉल्यूशन है तो नॉन ट्राइवल बोल सकता हूं, ट्राइवल है या नहीं ट्राइवल, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन ट्राइवल, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी वन सॉल्यूशन की। बेटा वन सॉल्यूशन बेटा फिर से दो केस, या फिर तो वो लाइन ओरिजिन पे कट करेंगी, या फिर ओरिजिन पे कट नहीं करेंगी। अगर ओरिजिन पे कट किया तो C1 C2 दोनों 0, C1 C2 दोनों 0, इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट है, पहली बात तो वन सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। बट अगर ओरिजिन पे कट किया तो क्या होगा? ट्राइवल हो जाएगा। अगर ओरिजिन पे कट नहीं किया मतलब C1 C2 0 नहीं है, इसका मतलब नॉन ट्राइवल हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? बेटा जरूरी नहीं दोनों ही 0 ना हो सकता है C1 0 हो C2 0 ना हो, तो भी बेटा वो ओरिजिन पे कट नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा नॉन ट्राइवल केस। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कब? दो वेरिएबल का, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 2
2x प्लस 2y इक्वल टू 5, फिर से सभी इक्वल है तो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बेटे बट अगर काम की बात ध्यान रखना, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसका मतलब कोई सॉल्यूशन तो होगा ना भाई। सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल दिया, बट एग्जाम बोल दिया बट इनफाइनाइट है, ठीक है, बट फिर भी किस फॉर्म में आंसर होगा, मैं बोलूंगा तो सही ना, तो मैं क्या मानूंगा बेटा, अगर कभी भी आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन को का आंसर देना हो तो बेटा क्या करो, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में आंसर दिया जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर बेटा ऑलवेज पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाता है। तो क्या करो, किसी भी एक को टी मान लो, तो बेटा मैंने मान लिया x को टी मान लिया, क्या मान लिया, x मेरा टी, तो y कितना हो गया बेटा, y हो गया 2 माइनस टी, क्या हो गया 2 माइनस टी, तो बेटा मेरा यहां से क्या निकल गया, सॉल्यूशन आ गया t, 2 माइनस टी। ठीक है ना, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा। तीसरा केस 3 वेरिएबल, इंपॉर्टेंट नहीं है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। होमोजीनियस इक्वेशन बेटा यहां से बेटा मेरा इंपॉर्टेंट होता है। 3 वेरिएबल्स में बेटा 2 केस होते हैं, एक होमोजीनियस एक नॉट होमोजीनियस। वैसे नॉट इंपॉर्टेंट वाली बात मैं नहीं बोलूंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है 3 वेरिएबल में, होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस। बट अगर मैं बात बोलता हूं, मेरे पास अगर 5 या 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बेटा 6 में से 5 क्वेश्चन होमोजीनियस के होते हैं और सिर्फ एक क्वेश्चन बेटा नॉट होमोजीनियस का होता है। ठीक है ना, तो बेटा 3 वेरिएबल के 2 केस, एक ये वाला पहला केस नॉट होमोजीनियस जिसको मैंने बोला लेस इंपॉर्टेंट, और होमोजीनियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो बेटा अगली क्लास आपकी जो भी होगी बेटा उसको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, ओके, थैंक यू। कोई भी डाउट हो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, ओके।